ठीक है, तो सभी को नमस्कार। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 11 की फिजिक्स करवा रहे हैं और ये आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है समतल में गति। और यदि याद होगा तो इसमें हमने अभी तक आपको एक क्लास करवाई है और ये इसी क्रम में आपकी दूसरी क्लास है। और यदि आपको याद होगा तो आप लोगों को जो पिछला हमने टॉपिक करवाया था वो था राष्ट्र में औसत चाल, और उससे संबंधित हमने आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाया था जिसके कुछ आंसर्स आए थे। एक हमने आपको खुद करवाया था और एक आपको हमने घर के लिए दिया था। ठीक है, तो अब इसी क्रम में आपके पास में अगला टॉपिक चलता है। ठीक है, आप लोग खड़े लगा लीजिए। वेग क्या कहेंगे जी? नंबर 3। नंबर छोड़ यार, मैं तो सीधा लिख रहा हूँ वेग। वेग को अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वेग और तो चलिए अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, है ना। और आपको पता होना चाहिए चाल और वेग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। और जैसे कि आप लोगों ने मैं चाल में पढ़ा है कि चाल क्या होता है भाई, एकांक समय में चली गई दूरी, वो तो होती है चाल। लेकिन जो वेग है, वेग और चाल दोनों वैसे तो बिल्कुल सेम चीज होती है, लेकिन ये क्या है देखिए, जैसे कि आपको पता कि चाल किस राशि है, चाल है आपकी अदिश, और वेग नाम से मतलब सही हो रहा पता आपको कैसी होगी, सदिश। तो इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। तो आपने पढ़े हैं दूरी विस्थापन, तो चाल तो डिपेंड करती है दूरी पर। किस पर करती है? दूरी पर। वेग करता है डिपेंड विस्थापन पर। तो इसकी परिभाषा आती है विस्थापन पर। कैसे आएगी? इसमें होता है विस्थापन परिवर्तन की दर। क्या होती है? बस जहां भी विस्थापन में चेंजिंग हो जाएगा तो वहीं पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी चाल। और चाल भी भाई है जो आपका वेग है, वेग भी दो तीन प्रकार का होता है, समान वेग, असमान वेग, ऐसे भी चलेगा। और तात्कालिक वेग भी होता है, बताएंगे आपको सब कुछ। ठीक है, तो खैर अब इसकी परिभाषा लिखी। वैसे भी आप लोगों को पता होगा, आप लोग ना कक्षा 9 से पढ़ के आ रहे हैं इसको, कक्षा 9 में भी है वेग पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो परिभाषा लिखिए आप साथ साथ में। ठीक है, तो लिखिए जब कोई वस्तु, देखो सबसे पहले ये लाइन पक्का आएगी, जब कोई वस्तु गति करती है, ये लाइन तो पक्का आएगी, गति करती है तो उसके विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्लियर? तो ये तो होगी जी आपकी डेफिनेशन इसकी, है ना। और प्रदर्शित किससे करते हैं? आपको आप कक्षा 9 से पढ़ के आ रहे हैं, बताओ। इसे इस मौलवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तो ही परिभाषा है। अब देखो इसका फॉर्मूला लिखना सीखोगे। फॉर्मूला कैसे लिखेगा? देखो इसने कहा है वेग बराबर विस्थापन परिवर्तन की दर। किसकी दर भाई? विस्थापन परिवर्तन की दर। तो देखो यहां पर मैं आपको दो तीन चीजें बताने वाला हूं। एक तो जब किसी में लिखा होता है दर, और दूसरा क्या लिखा था? परिवर्तन। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला लिखा कैसे आता है? देखिए जहां पर भी परिवर्तन आएगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर डेल्टा आएगा। क्या आएगा? डेल्टा। और जहां पर भी दर आएगा, जब वो डेल्टा है तो उसके अपोन में हमेशा डेल्टा टी भी आएगा। डेल्टा टी, खाली की नहीं, क्या आएगा? डेल्टा टी, क्योंकि परिवर्तन है। अब परिवर्तन ना होता तो फिर टी नहीं आता अपोन में, समझिए नहीं बात को। लेकिन इसने क्या बोला है? परिवर्तन है, तो तब डेल्टा टी अवश्य आएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो वेग तो आपका हो गया वी, और ये क्या है? डेल्टा वी, और अपोन में डेल्टा टी। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी टू माइनस वी वन, और अपोन में टी टू माइनस टी वन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि डेल्टा का मतलब होता है अंतिम वाले में से पहले वाला हटा दो। सेम इसी प्रकार से समय में भी बाद वाले में से फर्स्ट वाला हटा दो। ठीक है, नहीं बात ये होता सेम ऐसे ही है, जिसमें कोई ये तो मतलब डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है। आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर भी यूज होगा। ठीक है, अब जब आपने कैपिटेशन लिख ली तो तीन चीज आपको अनिवार्य लिखनी है। नंबर एक क्या लिखना है? मात्रक। क्या लिखना है? मात्रक क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकंड। विमा क्या होगी? अपने आप चल रहा होगा, बता। देखो इसकी तो हो गई एल, नीचे इसकी क्या हो गई है? टी, तो विमा क्या होगी है? एल टी पावर माइनस वन। आपने दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है,
वो राशि कैसे होगी, जैसे कि जब इसके नाम में वाह आ गया तो सदिश, मैंने बताया था ना कि जिसके नाम में वाह और वाह होता है तो वो किस राशि होती है, सदिश होती है। क्लियर है, ये बताओगे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसी क्रम में देखिए ये तो हुआ आपका सिंपल वेग। अब इसी क्रम में एक चीज और है, देखो एक होता है समान वेग, एक होता है असमान वेग। समान वेग और असमान वेग में क्या परिवर्तन होता है, यदि विस्थापन में परिवर्तन शून्य हो, मतलब विस्थापन परिवर्तन ज्यादा ना हो, मतलब सेम वेग से चलेगी। अगर विस्थापन में परिवर्तन क्या रहे, शून्य रहे, तो तब होता है समान वेग। अगर विस्थापन में परिवर्तन कोई संख्या आती है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो किस में है, माइनस में है, तो तब होता है असमान वेग। और इसी क्रम में एक है आपके पास में, ये बहुत बढ़िया है, तात्कालिक वेग। क्या नाम है इसका, तात्कालिक भी बोलते हैं और तात्क्षणिक भी बोलते हैं, तात्क्षणिक हम इसको बोलते हैं, और वेग है ना, इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, अंग्रेजी में नाम होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ई भी आया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी को थोड़ा देख लेना, है ना, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी क्रम में कौन है जी आपके पास में, इंस्टैंटेनियस मतलब तात्कालिक। ये क्या होता है, देखिए पहले इसका मतलब समझो क्या होता है तात्क्षणिक। अगर हम इसकी बात सिंपल भाषा में करें ना, अपनी भाषा में, कि इस शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब है पल भर में, अपनी भाषा में, कि पलक झपकते जब कोई काम हो जाए। आई बात समझ में, कि बस ऐसे करा कि इतनी देर में क्या होगा, चुटकी में काम हो जाना, ठीक है। नहीं बात क्या मतलब है इसका सिंपल भाषा में हमारी में से, पल भर में, मतलब देखो 10 सेकंड 20 सेकंड तो आप जानते हैं, 1 सेकंड भी जानते हैं कि 1 सेकंड में टाइम लगता है। ये 1 सेकंड से बहुत छोटा समय है, मतलब आप मानो कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा कर दो, कितना हिस्सा कर दो 1 सेकंड का, 1000वां, तो उस हिस्से में ऐसे ऐसे ही होता ना पल, तो इतनी सेकंड में कितना वेग होगा, ये होता है किसी क्षण, ना मानो तो क्षण, क्षण का मतलब अक्षर, मतलब एक, मतलब पल भर की बात करता है। तो उसी स्थिति में क्या वेग होता है, तो ये उसको बोलते हैं हम इंस्टैंटेनियस, है ना। डेफिनेशन भी उसी बेस पे होती है। डेफिनेशन इधर तो नहीं आ पाएगी, मैं डेफिनेशन इसकी यहाँ पर लिख रहा भाई ऊपर, ठीक है, आप समझना ना कि इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। नीचे जगह है तो देखो, है यार लिख सकता हूँ नीचे, चलो लिख के देता हूँ इधर ही। क्या है, किसी अक्षण विशेष, किसी अक्षण विशेष में किसी वस्तु के वेग को तात्कालिक वेग कहते हैं, ठीक है। अगर किसी अक्षर विशेष की बात होगी तो तब इस वेग को क्या बोलेंगे, तात्कालिक वेग क्या बोलेंगे। और इस कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए किसको करते कैसे है। अब देखो इसका प्रमाण, जैसे कि आपको पता है, चूंकि v बराबर क्या है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, पक्का। इसकी स्थिति में क्या लिखते हैं, यदि, बताता हूं, यदि समयांतराल, क्या लिखेंगे, यदि समयांतराल अति सूक्ष्म हो, तो इसमें ये बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि समयांतराल अति सूक्ष्म हो। अति सूक्ष्म का मतलब क्या है, बहुत ही छोटा है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, ये बात समझने की आप लोगों की, इधर ना दोनों हो जाएगी। एक ये नई चीज बताऊंगा तुम्हें, ये क्या लगती है, लिमिट, क्या लगती है, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास में कक्षा 11 के गणित में भी है पढ़ने के लिए, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा आपको, 11 के मैथ में चैप्टर नंबर 11 में ही है। लेकिन जब अति सूक्ष्म की बात होती है तो ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि दोनों ओर क्या लगती है, लिमिट लगती है। ये लिखा है LIM, इसकी फुल फॉर्म होती है LIMIT, लिमिट होती है। लिमिट मतलब सीमा, सीमा क्या है, डेल्टा टी, क्या है, डेल्टा टी। और ये तीर दिख रहा है ना आपको, तीर, इस टाइप का तीर दिख रहा है ना, ये इसका नाम होता है टैंक्स टू। क्या नाम होता है इसका, हाँ टैंक्स टू, मतलब ये जीरो की ओर है, मतलब जीरो के आसपास है बस, लगभग लगभग, है ना, यानी कि बहुत छोटा है। क्या नाम बताया मैंने इसका आपका, टैंक्स टू, ठीक है, इसका नाम याद रखना है ना। तो इसको पढ़ने का तरीका भी यही है
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, समझ गए, और वी और इधर भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। मतलब देखो ये दोनों और लगती है और ये क्या बताती है कि भैया समय किसके आसपास पहुंच गया है, जीरो के आसपास चला गया है, ठीक है। मतलब बहुत छोटा समय। अब देखो ये दोनों तो सेम है, बस दोनों और क्या लगी है, लिमिट लगी है। लेकिन जैसे ही ये लिमिट हटती है, जैसे क्या होती है लिमिट हटती है, तो होता क्या है, बस ये चीज समझनी है। तब क्या होता है, v तो सेम रहेगा, जहां पर ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा ये कन्वर्ट स्मॉल डी में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, समझ गए। और ये डेल्टा भी स्मॉल डी में कन्वर्ट होता है, ये था अवकलन, ये क्या होता है अवकलन। और अवकलन बहुत ही सूक्ष्म चीजों को बताता है। देखो अवकलन और समाकलन में फर्क क्या है, दो चीज देखो आगे चल के आप लोग समाकलन भी क्या नाम पढ़ेंगे। अवकलन का काम तो होता है किसी चीज को छोटा करना, मतलब कोई बड़ी चीज है, बड़ी चीज का बहुत सूक्ष्म रूप लाना, ये किसका काम है, अवकलन का। और समाकलन का काम क्या था, समाकलन क्या करता है, सूक्ष्म चीज से बड़ी चीज लाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कि मतलब अवकलन तो क्या करता है, बड़ी चीज को छोटी में कन्वर्ट करता है, और समाकलन छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करता है। ये फर्क है अवकलन और समाकलन, ये दोनों एक दूसरे के वैध प्रमाणवादी हैं, सीधी सी बातें हैं। जब आप लोग कक्षा 12 का गणित पढ़ेंगे, 11 का, तो तब ये चीज़ समझ में आएगी। वैसे सबसे बढ़िया तो 12 में मिल रहा है अवकलन समाकलन में, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आगे देखिए इसके बारे में। तो हमने आपको क्या मेन बात बताई है कि जब ये हटता है तो क्या होता है, बस डेल्टा का क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो जाएगा डी, और यार मैंने गलत लिख दिया, क्या गलत लिख दिया, ये किसी ने ध्यान दिया, वी ये विस्थापन परिवर्तन डेल्टा ऐसा आएगा भाई, क्या आएगा डेल्टा एस। अरे किसी ने ध्यान दिया, कमाल की बात तो है, एस टू माइनस एस वन ही तो होगा, हम वी लिख रहे हैं तब से बताओ, और आप देख भी नहीं रहे यार, ये क्या आएगा डेल्टा एस। अरे विस्थापन परिवर्तन तो ऐसे तो आएगा, वी क्यों आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ, अब चलो जी हम लिमिट हटाएंगे तो क्या होगा, देखो यार इसमें तो डेल्टा नहीं लगा हुआ तो सेम रहेगा वी, इसमें लगा हुआ तो इसका क्या बन जाएगा भैया, डी एस अपॉन में, और ये क्या आ जाएगा आपका डी टी, क्लियर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, वो शुरुआत में गलती से हमने आप चेक भी नहीं किया, यहाँ पर हमने डेल्टा वी वी लिख दिया था, तो ये हर जगह विस्थापन है तो इसलिए ऐसे ही आएगा, समझ गए। यहाँ पर बी एस, यहाँ पर बी एस, और आगे भी एस एस, समझ गए ना, क्योंकि वो विस्थापन परिवर्तन की दर है इसलिए, ठीक है। विस्थापन को हम एस से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और गलती मेरी है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। चलो खैर कोई बात नहीं है, अब ये बात मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो ये तो आपने पढ़ा इसमें वेग, साथ साथ में हमने आपको समान वेग भी बताया है, असमान भी बताया है, और आपको साथ साथ में हमने तत्क्षणिक वेग भी बताया है। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई औसत वेग पूछे, क्या पूछे, औसत वेग, तो तभी वो क्या होता है, वो होता है जो आपका प्रारंभिक वेग है प्लस अंतिम वेग है, दोनों का आधा, बस वो होता है औसत वेग। औसत तो इसमें ऐसे निकलता है सिंपल तरीके से, है ना। चाल का कुछ और तरीका होता है, चाल हमने आपको बताया था क्या है, लेकिन जब अगर बाई चांस वेग में डबल हो तो तब वो ऐसे निकालने का सीधा तरीका होता है कि प्रारंभिक वेग जोड़ो प्लस अंतिम जोड़ो और दोनों जोड़ के आधा कर दो, खत्म बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया जी आपका वेग के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब वेग के बेस पे है ना, अभी हम आपको वेग से आगे वैसे हमें त्वरण करवाना था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका एक न्यूमेरिकल है, वो किसका न्यूमेरिकल है, आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तो पहले हम आप उसको करवाते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो आपको इसी क्रम में हम एक नया सवाल करवाते हैं, वो एनसीईआरटी का सवाल है, सवाल भी बहुत अच्छा है। सवाल लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, साथ साथ में लिखिए मेरे, लिखिए, कोई व्यक्ति अपने घर से, कोई व्यक्ति अपने घर से, मेरे साथ साथ में लिखते रहिए आप लोग, सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर घंटा की चाल से, सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल जाता है, 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल जाता है, ठीक है। परंतु बाजार बंद देखकर वह उसी क्षण वापस मुड़ जाता है, परंतु बाजार बंद देखकर
वह उसी अक्षण क्षण जो भी आप बोलते हैं वापस मुड़ जाता है, वापस मुड़ जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा इसने, तथा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटता है। अब तेज होगी स्पीड है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस लौटता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है जी, समय अंतराल, समय अंतराल फर्स्ट क्या दे रखा हुआ इसने, 0 से 30 मिनट। अच्छा, पहले तो बोला इसने 0 से 30 मिनट। सेकंड में क्या बोला है भैया, 0 से 50 मिनट, 0 से 50 मिनट। तथा थर्ड क्या बोला है, 0 से 40 मिनट। की अवधि में उस व्यक्ति के, ये सवाल है इसमें, माध्य वेग के परिमाण, माध्य का मतलब औसत भी होता है, कुछ और नहीं होता भाई, परिमाण। बी में माध्य चाल क्या है, दोनों चीज पूछी भाई। माध्य का मतलब भी औसत ही होता है, क्या है, गणना कीजिए, गणना कीजिए। एनसीईआरटी का सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल हमने कंपटीशन में देखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाली एनसीईआरटी का सवाल है तो सिर्फ बुक के तक ही सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सवाल इस टाइप के कंपटीशन में भी आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, वो सवाल आपको समझना है बहुत ध्यानपूर्वक, है ना। चूंकि एनसीईआरटी का सवाल है तो पेपर में आने से तो कोई इसको रोक नहीं सकता है, आ भी सकता है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, देखिए हमने आपको अभी वेग पढ़ा, वेग और चाल पढ़ा है, वेग चाल पर आधारित ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे पहले सवाल समझेंगे, सवाल में देखो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि यदि आपको फिजिक्स में सवाल हल करना है तो सबसे पहले आपको सवाल की भाषा समझ में आनी अनिवार्य है। यदि आपको सवाल की भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो आप सवाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि पहले इस सवाल की भाषा समझने की कोशिश करिए। सवाल में क्या लिख रखा है, कोई व्यक्ति है जैसे कि मैं ही हूं, अपने घर से सीधी सड़क है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपका बाजार है, वहां तक पैदल जाना है। मतलब मेरा कोई लोकल बाजार है और मुझे वहां पर जाना है, कितना दूर है जी यहाँ से, 2.5 किलोमीटर। तो मैंने सोचा चलो पैदल चलता हूँ, वॉकिंग भी हो जाएगी और सामान भी ले आऊँगा, मतलब तो ये हुआ ना इसका। फिर क्या बोला, परंतु जैसे ही वह बाजार बंद देखता है, बाजार क्या रखा भाई, बंद है। जैसे कि आपको पता है कि आपके लोकल बाजार भी किसी एक विशेष दिन बंद रहते होंगे, उसी प्रकार से मुझे पता नहीं था, मैं चला गया, देखा तो क्या भाई बाजार बंद है। तो देखते सार जब बाजार बंद देखा तो मैं तुरंत वहां से वापस हो गया। क्या बोला उसने, वह उसी अक्षर वापस मुड़ जाता है और 7.5 मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस लौट जाता है। देखो पहले तो आराम से आ रहा था, लेकिन जैसे बाजार देखा बंद तब स्पीड बढ़ गई जी, कितनी होगी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ठीक है, फिर क्या कहा, समय अंतराल टाइम, फर्स्ट में कहा 0 से 30 मिनट, सेकंड में बोला है 0 से 50 मिनट और थर्ड में बोला है 0 से 40 मिनट की अवधि में उस व्यक्ति के ए माध्य वेग के परिमाण, माध्य मतलब औसत वेग के परिमाण और माध्य चाल क्या है, गणना कीजिए। आपको दो चीज निकालनी है और सवाल 3 है, एक है 0 से 30 मिनट, एक है 0 से 50 मिनट और एक है 0 से 40 मिनट। औसत वेग भी निकालना है और औसत चाल भी निकालनी है। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यानपूर्वक देखना है आपको जब हम हल करेंगे। सबसे पहले तो ये लिखेंगे आप लोग दिया क्या है आपको, क्योंकि इससे सवाल इजी होता है। देखो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, बाजार जाते समय, क्या लिखेंगे, बाजार जाते समय क्या स्थिति है, जाते समय उसकी चाल थी, इसको V1 मान लो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी कितनी है, तो बाजार की दूरी तो दे रखी है उसने ऑलरेडी, एस बराबर 2.5 किलोमीटर। कितनी दूरी है जी, 2.5 किलोमीटर। तो जाते समय कितना लगेगा ये निकाल लेते हैं कहीं। ठीक है, समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल,
तो मुझे लग रहा है कि 2.5 अपॉन में 5 तो 1/2 हावर, क्यों 2.5 2 5 है ना, समझ के बाद मतलब T1 की वैल्यू हो गई है, इसको 30 मिनट बोलते हैं। आधा घंटा का मतलब क्या हो गया 30 मिनट, एक ही चीज़ है ना, चाहे आधा घंटा लिख लो चाहे 30 मिनट लिख लो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी। ये बताओ कि कोई प्रॉब्लम है किसी को, मैंने इसको 30 मिनट क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें मिनट में दे रखा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा अब लौटते समय किसमें भाई, ये तो हो गया जाते समय, लौटते समय क्या हुआ है, इस बार जो चाल है V2 वो हो गई है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। और भैया दूरी तो सेम रहेगी ना, घर की दूरी में तो कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, दूरी तो थोड़ा बदल जाएगी भाई, वो घर जितना दूर है वो तो सेम रहेगा, 2.5 किलोमीटर ही। तो अब ये निकालते हैं कि इसमें कितना समय लगा साथ साथ में, है ना, इसको भी निकाल लो। तो बताओ समय कितना लगेगा, Q को बराबर S अपॉन V2, यानी कि 2.5 अपॉन में 7.5, 25 से 75 1/3, समझ गए ना, इतने घंटे। इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा होगी, तो आप लोग जानते हैं कि ये 20 मिनट आएगा, कितना आएगा 20 मिनट, समझ गए ना। 20 मिनट कैसे आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जब घंटे को मिनट में बदलते हैं तो इसमें 60 से गुणा हो जाएगी, 60 आपको बता 20 या 60, सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है, ठीक है। तो हमने दोनों स्थिति देख ली है जी, इसमें क्या क्या हुआ। अब यहाँ चलते हैं जी हम सवाल पे। फर्स्ट 0 से 30 मिनट में क्या क्या हुआ है, अब इसमें देखो जी, तो 30 मिनट भाई कहां पर खत्म हो गई, 30 मिनट तो भाई साहब बाजार पहुंचते ही खत्म हो गई है, ठीक है। तो बताओ जी वेग कितना होगा फिर, अब वेग की बात करते हैं, माध्य वेग की, माध्य वेग क्या फॉर्मूला है वेग का, विस्थापन पर के समय वही लगेगा, कुछ और तो नहीं लगेगा। तो चूंकि शुरुआत में गया था तो कितना दूर गया जी वो 2.5 किलोमीटर, समय कितना लगा जी 30 मिनट, मतलब बोले तो 1/2 लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो कितने आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका तो वेग कुछ नहीं बदला है, वेग सेम रहेगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सेम चाल से आ रहा है, वेग में तो कुछ चेंजिंग नहीं है। अब निकालो जी माध्य चाल, चाल का फॉर्मूला क्या है, माध्य चाल का सॉरी औसत है ना, कुल भी आएगा साथ में, कुल दूरी और बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है वहां तक, वो ये जी 2.5 किलोमीटर, समय भी कितना लगा है आधा घंटा, तो कुल कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट जो फेस है 0 से 30 वाला, उसमें तो दोनों चीज सेम आई है, उसमें तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड फेज की बात। तो सेकंड फेज में बताओ फिर क्या होगा, देखिए इस बार इसने दिया है 0 से 50 मिनट में, ठीक है। तो इसमें देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले हम माध्य वेग निकालेंगे, क्या निकालेंगे माध्य वेग, फॉर्मूला तो होएगा विस्थापन बटे समय, आप लोग जानते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो होगा विस्थापन बटे समय ही, लेकिन इस बार देखो जब बात हम 50 मिनट की कर रहे हैं, तो देखो पहले 30 मिनट में तो वहां पर पहुंचा था और अगली 20 मिनट पर वो वापस भी आ गया, मतलब उसी जगह वापस आ गया, क्लियर बात है। तो आपको पता है कि विस्थापन का जब ऐसी स्थिति होती है, जब वापस होता होता है डेल्टा एस और बटे में डेल्टा टी, जो आपको मेन फॉर्मूला बताया, ठीक है। और फॉर्मूला क्या भैया S2 माइनस S1 और बटे में क्या है Q2 माइनस T1, Q2 माइनस T1 तो ना भी रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अदरवाइज से रखना भी पड़ता है Q2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो S2 की वैल्यू कितनी है, S2 कितना है बाद में, देखो गया भी 2.5 किलोमीटर है और आया भी कितना था 2.5 किलोमीटर, और समय कितना है Q2 50, तो शुरू का कौन सा है 0, ऊपर कितना आ गया 0 अपॉन में 50, तो टोटल कितना आ गया जी 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब चलेगा माध्य चाल, माध्य चाल का मतलब है औसत, ठीक है। तो अब हम माध्य चाल भी निकालेंगे। अब देखो जी कुल दूरी, इसमें क्या आएगा बताओ माध्य चाल में, इसमें कुल दूरी बटे में कुल समय, तो कुल दूरी कितनी हो गई, देखो इस बार भी इसको लिख देंगे हम S1 प्लस S2, ठीक है। उसमें माइनस हो रहा था, इसमें हो जाएगा प्लस, और समय क्या आ जाएगा कुल T1 प्लस T2, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हुई है, ध्यान से देखो कुल दूरी कितनी हुई है जी, पहले तो गई थी वो 2.5 किलोमीटर 2.5,
और आया भी कितना है 2.5, और कुल समय तो वैसे इसने ऑलरेडी दे रखा है 0 + 50, कोई दिक्कत नहीं है। 0 50 है ना, यही है T1 T2, समझ के बात को, बाकी कहीं और से इतनी जरूरत भी नहीं है। तो ढाई कितना हो गया जी आपका 5 और बटे में 50। देखिए ये तो मिनट में है ना, तो इसको घंटे में बदलो जी, तो कितने से भाग हो जाएगी 60 से, तो 50/60, तो 60 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 गई, 5 से 5 बिगा, तो कितना आ गया जी सिर्फ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी है जी आपकी माध्य चाल। अब इसी क्रम में आपको क्या निकालना है, नंबर थर्ड भी है जी आपके पास में। थर्ड में क्या है, थर्ड में है 0 से 40 मिनट में, ये अच्छा है ना, क्योंकि इस बार 40 मिनट की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जी, देखो 0 से 40 मिनट में क्या होगा। सबसे पहले तो माध्य वेग, कौन सा वेग जी, माध्य वेग, वही फॉर्मूला S2 - S1। देखो अब इसको थोड़ा सा समझ लो भाई, इसको थोड़ा समझ लो। फॉर्मूला एक बार मैंने लगा दिया, दोबारा नहीं लगाऊंगा मैं। 0 से 40 में देखो आपको बता कि 2.5 तो चला गया है, उसमें तो कुछ परिवर्तन नहीं है। फिर वापस कितना है, वापस वो 20, देखो 40 मिनट, देखो इसमें से 30 मिनट में तो वो वहां पर पहुंच गया, बची 10 मिनट। 10 मिनट में देखो 20 मिनट में पूरा वापस आ गया था ना, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। 10 मिनट में क्या आ जाएगा इसका आधा, ठीक है ना। तो S2 जो -S1 होगा, तो आपने यदि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो अंतर जो आएगा कितना, देखो 2.5 तो शुरुआत में पहुंच गया हो, लेकिन वापस कितना आया हो 1.25, इसका आधा, 2.5 का आधा कितना होता है 1.25 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो समय कितना है जी, क्योंकि तो आपके पास में 40 है ही, और माइनस कितना है 0, और अपॉन में इसको कितना रखना है 60, क्योंकि हमने इसको बदल दिया। कितना बचेगा 1.25 बचेगा, और ये 40 यहीं पर, 60 क्या आ जाएगा ऊपर, 0 से 0 गया, ये 2 बचेगा, और ये 3, बोलो कितना होगा 25 से 75, और 3 और बटे में 2, भाग 2 से इतना तो आएगा। देख लो पहले कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को भी, कैसे कैसे आ रहा है, बोलो भाग दो, बोलो कितना बचेगा 1, 2 × 16, 2 × 14, और 2 × 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1.875 और किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात समझ में आ गई ना, Q2 - T1 कैसे हुआ, S2 - S1 कैसे हुआ। आप कह रहे होंगे सर ये तो S2 तो बाद में आया 1.2, आप चाहे इसको पहले लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस में आ जाएगा, उससे कोई फर्क वाली बात नहीं है। वो भी है कि वेग फिर माइनस में आएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो जी, अब जैसी में निकलनी है मध्य चाल, तो मध्य चाल में कुल दूरी कितनी है जी, देखो 2.5, और देखो इसमें माइनस हो रही थी, इसमें क्या जाएगी जुड़ जाएगी बस, और समय क्या है इसमें 40/60, इसमें +0 हो जाएगा। बोलो क्या होगा 1.25 अपॉन में 40, नहीं जोड़ के ये ज़्यादा हो जाएगा, बोलो नहीं ये वाला जोड़ के कितना होगा, इस बात होगा ये आएगा 1.25, इस बात तो ज़्यादा आएगा जब दोनों जोड़ेंगे। बोलो कितना होगा 25 × 25 = 75, ये आएगा 3.75, कितना आएगा समझिए ना, कितना आएगा 3.75, और गुणा 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 और ये 3, गुणा कर दो जी, बोलो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, और 1 = 22, 3 × 3 = 9, और 2 = 11, अपॉन में 2, भाग 2, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 5.625 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज देखी होगी आपने कि चाल और वेग में यही है बस सदिश और अदिश का फर्क, कि इसमें विस्थापन में घटती है और कुल दूरी में तो हमेशा जुड़ती है, बस ये थोड़ा सा फर्क भी है भाई, आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा, तो देखो अब सही दिख गया होगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अब देखो बिल्कुल सही दिख गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है नीचे हो गया थोड़ा सा, इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब सभी को दिख गया ना, इसको चाहे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए तो यहाँ तक। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने आप बहुत अच्छा सवाल करवाया, और अब इसी क्रम में हमारे पास में जो अगला टॉपिक है उसका नाम है भाई त्वरण। इससे भी आप बहुत अच्छे से क्या नाम परिभाषित होंगे, मतलब परिचित तो आप इससे अवश्य हैं। त्वरण से एक्सेलरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं,
और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऊपर हो गया भाई, कोई बात नहीं, दिख तो गया ना, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखूंगा आगे, ठीक है। एक्सेलरेशन टॉपिक का नाम है। अब देखिए इसके बारे में, देखो त्वरण भी नाम से पता चल रहा है कि ये राशि सदिश है, तो ये किस पर डिपेंडेशन करेगी, ये करेगी वेग पर। जैसे कि वेग विस्थापन परिवर्तन की दर था, तो ये किसका होगा, वेग परिवर्तन की दर, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड है। तो लिख लीजिए, लिखो, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हुआ जी क्या आपका त्वरण हो गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि अभी अभी आपने पढ़ा था, त्वरण के बराबर क्या बताया इसने, इसने कहा है वेग परिवर्तन की दर। किसकी दर है भाई, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। तो अब देखो जी क्या होगा इसका, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया ए डेल्टा वी, क्योंकि वेग परिवर्तन दर में डेल्टा की तो आएगा ही आएगा, समझ गया ना कैसे आया है। अब ये आता, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन में Q2 माइनस Q1, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है। और जब लिखते हैं दो चीज़ें उससे लिखनी है, मात्रक क्या होगा, ऊपर वाले का क्या है मीटर प्रति सेकंड, नीचे और क्या आ गया सेकंड, तो मात्रक क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक क्या लिखेंगे वीमा, वीमा ऊपर की क्या है एल, नीचे क्या है टी स्क्वायर, तो वीमा क्या बन गई है, वैसे भी ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, एल टिप्पण माइनस 2। और राशि कैसी है, चूंकि नाम में वाह है तो राशि कैसी होगी, सदिश, सदिश सदिश होगी, राशि कैसी होगी, सदिश होगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें मैं जो आपको अगली जो चीज़ बता रहा हूँ, इसमें भी वो इसी प्रकार से एक समानता त्वरण है और असमानता त्वरण है। अच्छा पहले एक बात तो समझो कि त्वरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। देखो आपके दैनिक जीवन में भी इसका बहुत इस्तेमाल है, बशर्ते ये है कि आप इस चीज़ को अंग्रेजी में जानते हैं, हिंदी में आप जानते ही नहीं त्वरण को। यही हमारी बड़ी सबसे देखो आप लोगों ने देखा है ना कि आप लोग ऐसी बात नहीं, बाजार जाते होंगे, गाड़ी में गए हैं, टैक्सी में गए, या आपकी खुद की भी कार हो सकती है, ठीक है नहीं बात। तो आप एक बात बताइए, जब आपका कोई या आप खुद ही गाड़ी चला रहे हैं या फिर आपका कोई सगा संबंधी गाड़ी चला रहा है, तो जब वो गाड़ी को भगाता है, जब वो गाड़ी को क्या करता है भगाता है, तो एक्सेलेटर पर पैर रखता है, तो गाड़ी जितना दबाएगा उतनी गाड़ी आगे जाएगी, यानी कि गाड़ी को एक्सेलेरेट करता है ना। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, तो आपने ऐसा बोला भी होगा कि भैया थोड़ा एक्सेलेटर कम दबा ले कि गाड़ी बहुत तेज चल रही है ना। एक्सेलेटर आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, एक्सेलेटर को हिंदी में त्वरित बोलते हैं, एक्सेलेटर, समझ गए, वो शब्द यहीं से आया है एक्सेलेरेशन से ही, ठीक है ये बात। तो वो जो आप लोग वो जो गाड़ी का पहिया जो रेस का जो पैर ऐसे दबा रहा है वही है त्वरण, बस ये तो बात है ना कि आप लोग जानते नहीं है अपने दैनिक जीवन में, चीज़ वही है, ठीक है। अगर वो दबा रहा है तो गाड़ी भागेगी तो त्वरित हो रही है, ब्रेक मारेगा तो मंदित हो रही है, उसको मंदन बोलते हैं। त्वरण कहते हो एक मतलब ब्रेक मारते तो उसको मंदन बोलते हैं, और यदि रेस बढ़ाते हैं मतलब एक्सीलेटर दबाते हैं तो वो त्वरण होता है, वो त्वरित होता है, ठीक है। और समान त्वरण की क्या खासियत है, समान त्वरण में क्या आता है, समान में होता है कि भैया एक्सीलेटर नहीं दबा रखा, बस गाड़ी हाईवे पे 5वें गियर में 6वें गियर में चल रही है, बस एक्सीलेटर पे दबा ही रखा, मतलब सेम स्पीड में। अगर 80 है तो 80 के 80 कांस्टेंट, यानी कि वेग में परिवर्तन नहीं है, तो होता है समान त्वरण। और यदि वेग में परिवर्तन कभी 80 कभी 100 कभी 120 कभी 40 कभी 60, तब वो होता है असमान त्वरण, ठीक है। तो ये होता है समान त्वरण और असमान। साथ में आपको मैंने मंदन ही बता रहा कि मंदन क्या होता है, क्लियर है। तो ये तो आपने लिख लिया होगा। अब देखिए जैसे कि हमने आपको औसत वेग ये लिखवा था आपको तात्कालिक त्वरण,
वो तात्कालिक वेग, इसी प्रकार से आपके पास में तात्कालिक त्वरण भी है। तो अब आपको मैं तात्कालिक त्वरण भी साथ साथ में लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो जो हेडिंग है वो आपके पास में यही है। तो अगला जो हेडिंग है उसका नाम है भैया तात्कालिक त्वरण। क्या है? तात्कालिक त्वरण, इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन अपने आप लिख देना, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये भी हेडिंग वही है कि किसी अक्षर विशेष पर, डेफिनेशन वही होगा, किसी अक्षर विशेष पर कण के त्वरण को क्या कहते हैं? तात्कालिक त्वरण कहते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है? ए बराबर क्या आपके पास में? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। नीचे एक लाइन अवश्य लिखनी है, यदि समयांतराल क्या हो? अति सूक्ष्म हो तो क्या होगा? दोनों ओर क्या लग जाएगी? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर ए रहेगा और ये क्या आ जाएगा? डी वी अपॉन में डी टी, जैसे कि आपने अभी अभी पढ़ा दी है, ठीक है। और नीचे लिख देना कि इसे ही तात्कालिक त्वरण कहते हैं, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। सेम उसी प्रकार की परिभाषा है जिस प्रकार की तात्कालिक वेग की थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसमें आएगी आगे चल के गति के समीकरण आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ग्राफ बताएंगे, ग्राफ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें जो हमने सवाल बताया वो आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा और आपको करना भी है। अगर एक बात समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा कीजिए। और इसी के साथ में ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। और लास्ट में हम आपको एक बात अवश्य बोलते हैं कि भैया इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है, अधिक से अधिक, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए यार अच्छे से। हमारे बहुत ही कम हो रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके।